Welcome everyone. This is Learners Academy by Biha Bloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी PSY 101 लेसन नंबर 34 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो अपनी थेरीज दी। इनमें फर्स्ट वन जो है वो गार्डनर थेरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। अब ये थेरी जो है वो गार्डनर ने 1985 में दी एंड ही इंटायरली डिसएग्री विद द थेरिस्ट हु गिव इम्पोर्टेंस टू द फैक्टर एनालिसिस। अब गार्डनर ने जो है वो अपनी थेरी दी, अपना व्यू ऑफ पॉइंट दिया इंटेलिजेंस के मुताबिक। वो कहता था कि जो इंटेलिजेंस है वो जस्ट जो है वो फैक्टर्स का एनालिसिस नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस को जो है वो डिफरेंट काइंड्स होती हैं। लाइक इसने जो है वो 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस दी, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पैटल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेटिक्स, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। उसके बाद सेकंड है स्टर्नबर्ग ट्रायआर्चिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो है वो स्टर्नबर्ग जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने अपनी थ्योरी जो है वो 1980s में दी और ये बिल्कुल सिमिलर थी जैसे गार्डनर ने दी, बट इसकी थ्योरी को ट्रायआर्चिक थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो है ना 3 कंपोनेंट्स, 3 डायमेंशंस जो हैं वो इंटेलिजेंस की बताई। अब इसमें फर्स्ट वन जो है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है एंड लास्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। अब जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल प्याजे का व्यू जो है वो इंटेलिजेंस के मुतालिक जो था बिल्कुल उसी पे बेस करती है कि इंटेलिजेंस जो है वो क्वालिटेटिव चेंजिंग्स होती हैं थिंकिंग में, क्वालिटेटिव चेंजिंग्स होती हैं थिंकिंग में। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि इंसान जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो चीज़ों को हैंडल करता है, नॉलेज जो है वो लेता है चीज़ों को और अपने प्रीवियस नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे टू डील विथ प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करता है। उसके बाद हिरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। हिरार्चिकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में भी जो है वो 3 लेवल्स की जो है वो बात की गई है कि इंटेलिजेंस जो है वो 3 लेवल्स पे जो है वो वर्क करती है। अब एट द हाईएस्ट लेवल देयर इज़ अ जनरल इंटेलिजेंस और अ जी फैक्टर एज गिवन बाय स्पीयरमैन। अब फर्स्ट वन जो लेवल है वो जनरल लेवल है कि जनरल लेवल की इंटेलिजेंस होती है जिसको जो है वो स्मॉल जी से जो है वो शो किया जाता है। उसके बाद सेकंड लेवल पे द फैक्टर ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज इज डिफाइंड बाय द थर्ड स्टोन एंड द थर्ड लेवल देयर आर स्पेसिफिक एबिलिटीज और फैक्टर्स अंडरलाइंग इंटेलिजेंस मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो दी गई है। Welcome to everyone. This is Learners Academy by Biha Bloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. Introduction to Psychology PSY 101. Today our lesson is 35, that is psychopathology. अब साइकोपैथोलॉजी जो है ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइकोलॉजी में, जो सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ा जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है। अब साइकोपैथोलॉजी है क्या? Psychological illness, psychological disorders or a mental illness are referred to the psychopathology. The term is used to describe abnormal behavior. अब बेसिकली साइकोपैथोलॉजी क्या है? ये जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, साइकोलॉजिकल इलनेस क्या होती है एंड देन इसको जो है वो कैसे ट्रीट किया जाता है। तो बेसिकली ये जितनी भी मेंटल इलनेसेस आ जाती हैं, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट आ जाता है, उनको जिस फील्ड में स्टडी किया जाता है उसको साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोपैथोलॉजी में ये है कि हिस्ट्री में जो है वो साइकोपैथोलॉजी को या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो किस तरह से लिया जाता था, किस तरह से ट्रीट किया जाता था, मेंटल डिसऑर्डर्स की जो है वो क्या डेफिनेशंस थी, लोग जो है वो किस तरह से मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते थे। अब इन द वेरी अर्ली एज एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती थी जिसको ट्रिफिंग कहते हैं।
अब ट्रिफिंग में क्या होता था कि कोई भी इंसान है, उसको कोई भी साइकोलॉजिकल इशू है, कोई भी उसका जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है, उसको ट्रीट करने के लिए उसका जो सुकल है उसमें जो है वो एक ख़ास किस्म का औज़ार यूज़ होता था। उसके ज़रिए जो है ना उसकी सुकल में जो है वो मारा जाता था और इस तरह से जो है वो उसको ट्रीट किया जाता था। अब ट्रिफिंग जो है वो क्या है, बेसिकली द प्रोसेस इन विच हेडेक्स, कंक्लूसिव अटैक्स एंड अदर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेड एट द टाइम with the stone instrument in which the hole of about 2 cm was made in the skull of the person। अब जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता था ट्रिफिंग में, उससे जो है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर का जो है वो होल किया जाता था किसी भी पर्सन की खोपड़ी में, जिसको जो है वो मेंटल डिसऑर्डर होता था या कोई भी एबनॉर्मेलिटी जो है वो होती थी। अब इससे क्या होता था कि वो पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होता था, ना ही एबनॉर्मेलिटी जाती थी, बल्कि उस पर्सन की जो है वो डेथ हो जाती थी। उसके बाद जो है वो इससे भी ट्रिफिंग से भी ज़्यादा, ट्रिफिंग जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रीटमेंट था मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो एज थी वो लोग जो थे वो बहुत अनअवेयर थे, उनको जो है वो इतना ज़्यादा पता नहीं था। उसके बाद जो है वो एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हिस्ट्री में, वो है एक्सोसिज्म। अब एक्सोसिज्म जो है वो क्या है, एक्सोसिज्म बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें जो है वो ऐसे लोग जो हैं वो आ जाते हैं जो जिनों को निकालते हैं, जिनों को उतारने वाले होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो इस तरह से ट्रीट करते हैं। अब एक्सोसिज्म में क्या होता था कि एक एक्सोरिस्ट होता था। एक्सोरिस्ट जो है वो कौन होता है, एक्सोरिस्ट जो है वो इंसान होता है जो जिन को निकालता है, जो जिन को जो है निकालता है, जो इवल स्पिरिट को जो है वो निकालता है। अब एक्सोसिज्म जो है ये वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी वे था किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स को या किसी भी मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। अब एक्सोरिस्ट था जो जिन उतारने वाला होता था, वो डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो जो पेशेंट्स होते थे उन पे जो है वो अपनी टेक्निक सप्लाई करता था, और टेक्निक सप्लाई करने के बाद जो ईवल, जो पोजेशन उनके मुताबिक जो जिन इंसान के अंदर होता था वो उसको निकालता था। और ये एक्सोसिज्म जो है वो आज भी इसको यूज़ किया जा रहा है। एक्सोसिज्म का जो है वो स्कूल ऑफ थॉट आज भी मौजूद है, ठीक है। यूट्यूब्स पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो एक्सोसिज्म पे अवेलेबल हैं, जिनमें जो है वो दिखाया जाता है कि किस तरह से एक्सोसिस्ट जो है वो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोग जिनको शिज़ोफ्रेनिया होता है, ऐसे लोग जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट मेंटल इलनेसेस होती हैं, उनको जो है वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। अब इसमें जो है वो वेरियस टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती थी इवल स्पिरिट को जो है वो बॉडी से निकालने के लिए। पर्सन को जो है वो डिफरेंट किस्म के ब्लैक मैजिक्स का जो है वो यूज़ किया जाता था, डिफरेंट प्रेयर्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती थी। और ये तरीका आज भी यूज़ हो रहा है, इस्लाम में भी जो है वो कुछ लोग यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में भी इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा है। वैसे हम देखते हैं जर्नली टेलीविजन पे भी दिखाया जा रहा होता है कि फ़लाँ बाबा जो है वो ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है जिनको निकालने के लिए ये वो। तो ये सारा जो है वो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में आ जाता है कि हिस्ट्री में जो है वो ऐसे तरीके जो हैं वो यूज़ किए जाते थे, जिसमें ट्रिफिंग एंड एक्सोसिज्म जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसी ही एज में यहाँ पे ट्रिफिंग और एक्सोसिज्म को जो है वो यूज़ किया जाता था। इसी ही एज में जो है वो हिपोक्रेट आया। हिपोक्रेट्स को जो है द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है वो बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की इस फील्ड में। अब हिपोक्रेट्स जो है वो सबसे पहला ऐसा बंदा था जिसने कहा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो है वो इंटरवेंशंस जो है वो यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली साइकोलॉजिकल इलनेस या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो रिलेशन है वो बॉडी के साथ होता है। बॉडी में कुछ ऐसे ह्यूमर्स होते हैं जो अगर डिस्टर्ब हो जाएं तो इंसान जो है वो एबनॉर्मलिटी का शिकार हो जाता है। उसके बाद जो है वो सुकरात आया। सुकरात ने जो है वो बेसिकली सोल पे जो है वो काम किया। उसने सोल का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि सोल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सोल जो है वो हर इंसान के अंदर होती है, ठीक है। जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उसके अंदर रहती है, आज़ादाना घूमती फिरती है। जब इंसान जो है वो मर जाता है तो सोल जो है वो बॉडी से निकल जाती है, बट बॉडी की डेथ हो जाती है, बट सोल जो है वो ज़िंदा रहती है और फिर किसी और नए रूप में जो है वो इस दुनिया में वापस आती है।
इसी तरह से सकरात को इंडक्टिव लॉजिक का बानी भी कहा जाता है कि सकरात ने जो है वो लॉजिक पे बात की, इंटेलिजेंस के पे बात की, रीज़न पे बात की। उसने जो है वो कहा कि ह्यूमन पर्सनालिटी जो है वो कॉन्शियसली बेस्ड होती है, इंसान का जो करेक्टर होता है वो कॉन्शियसली बेस्ड होता है, इंसान जो है वो कोई काम विदाउट रीज़न नहीं करता। इसी तरह से रीजंस और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी, वर्थ एंड हैप्पी लाइफ के लिए जो है वो रीजनिंग एंड लॉजिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्लाटो अफलातून आया। He believes in the humane treatment of mental ill patients. He was the view that the disorder developed when the conflict rise between emotions and reasons. Basically अफलातून भी जो है वो सोल पे ही बिलीव करता था। उसका भी व्यू जो है वो यही था कि सोल जो है वो इंसान के अंदर होती है, और जब जो है वो ये सोल किसी और चीज़ के अंडर होती है, किसी सुपर पावर नेचुरल चीज़ के जो है वो अंडर होती है, या फिर कोई देवी देवता जो है वो हमसे नाराज़ होता है, तो उसकी वजह से इंसान जो है वो, इंसान की सोल जो है वो बदरुओं के कब्ज़े में आ जाती है और इंसान जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करता है। इसने बेसिकली कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है वो इमोशंस एंड रीजंस के दरमियान होता है। जब इमोशंस एंड रीजंस में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो इंसान की थॉट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। उसके बाद अरिस्टोटल आया। अरिस्टोटल भी हिपोक्रेट की थ्योरी से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था। थ्योरी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की इसने बात की। इसने भी कहा कि इंसान के जो इमोशंस होते हैं, जो स्टेट होती है, लाइक जैसे एंगर, फियर, हेटेड एंड करेजेस, ये चीज़ें जो हैं वो उसकी पर्सनालिटी में और उसके एबनॉर्मल बिहेवियर में अहम किरदार अदा करती हैं। उसके बाद गैलन आया। अब गैलन जो है वो बेसिकली एक आउटस्टैंडिंग फिजिशियन था। इसने जो है वो हिपोक्रेट के बाद जो है वो इंसानी जिस्म की ऑटोनॉमी एंड नर्वस सिस्टम पे जो है वो काम किया। इसकी भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटी में थी। उसके बाद है इन द इस्लामिक वर्ल्ड कि फिर इस्लाम का ज़हूर हुआ, इस्लाम आया। अब इस्लाम के पीरियड में जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता था, उसमें यह है कि इस्लाम के पीरियड में जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो पेशेंट्स होते थे, जिनको कोई भी मेंटली इलनेस होती थी या जिनको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर होता था, उनके लिए स्पेशल बात, मेडिकेशंस, डाइट, म्यूज़िक एंड प्लेजेंट इन्वायरमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता था। बेसिकली उनको जो है वो दीन की जानिब लाया जाता था, रूहानियत की जानिब जो है वो लाया जाता था। रूहानियत के ज़रिए से, बुक्स के ज़रिए से, इल्म के ज़रिए से जो है वो लोगों की मेंटली इलनेस को जो है वो ट्रीट किया जाता था। उसके बाद हिस्ट्री में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो क्रिप्लन की है। इसने जो है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसीजेस जो है वो पब्लिश की। इसने फर्स्ट सिस्टम जो है वो बनाया जिसमें जो है वो डिसऑर्डर्स को जो है वो लेबल किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एबनॉर्मैलिटी। व्हाट इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर? Abnormality can be defined in the number of ways, like people identify, understand and explain abnormality according to their past experience, common information, culture, traditions, social attitudes और professional knowledge। अब abnormality को जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। इसको जो है वो लोग अपने कल्चर, अपने इंफॉर्मेशन, अपने सोशल एटीट्यूड एंड अपने प्रोफेशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन में है कि पीपल डेविएट फ्रॉम द नॉर्म्स और कंसिडर्ड एबनॉर्मल, कि ऐसे लोग जो हैं वो नॉर्म से डेविएट कर रहे होते हैं, जिनका बिहेवियर जो है वो सोशल नॉर्म से डेविएट कर रहा होता है, उनको एबनॉर्मल की कैटेगरी में जो है वो देखा जाता है। बट व्हाट इफ़ मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इंक्लूड अ मोर एरोटिक बिहेवियर एंड व्हाट डज द क्रिएटिव आर्टिस्ट हू डिड अलोंग विद द नॉर्म्स? तो बेसिकली एबनॉर्मलिटी जो है वो एबनॉर्मलिटी में डेविएशन होती है, डेविएशन टू द सोशल नॉर्म्स। उसके बाद है अ सेंस ऑफ पर्सनल डिस्कम्फर्ट सीन एज एबनॉर्मलिटी, कि जब भी कोई इंसान जो है वो डिस्कम्फर्ट होता है, उसकी थॉट्स जो हैं वो डिसऑर्डर की तरफ होती हैं, उसका बिहेवियर जो है वो डिस्कम्फर्ट की तरफ होता है, और कोई भी चीज़ इंसान के लिए जो है वो सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट बन रही होती है, तो उसको जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद फोर्थ वन है द इनएबिलिटी टू फंक्शन इफेक्टिवली, कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है या जो एबनॉर्मलिटी होती है
वो लोग जो हैं वो अपने फंक्शंस को जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, उनकी सोशल फंक्शनिंग जो है वो बिल्कुल पुअर होती है। एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से उनकी एडजस्टमेंट जो है वो ख़राब होती है, वो अडॉप्टिंग की एबिलिटी जो है वो उनकी नहीं होती, और सोशल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो उनकी पूरी नहीं होती। अब फिफ्थ है द लीगल डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मेलिटी। Laws in different countries define abnormality according to their legal standard. अब लीगल डेफिनेशन जो है वो हर कंट्री की abnormality की अपने लॉ के अकॉर्डिंग होती है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ जो है वो एक मुल्क में abnormal जो है वो कंसिडर की जाती है या इलीगल जो है वो समझी जाती है, तो वो दूसरे मुल्क में अलाउ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शराब का यूज़, ठीक है, शराब जो है वो पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल की जाती, सरेआम नहीं बेची जाती क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो लोग इसको यूज़ करते हैं, इसको सेल भी करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये इलीगल कंसिडर नहीं की जाती। इसी तरह से एबनॉर्मेलिटी है। अब जो है वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव जो है वो बताए गए हैं। प्रोस्पेक्टिव ऑन एबनॉर्मेलिटी, अप्रोचेस टू स्टडी, डिस्क्राइबिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग एबनॉर्मेलिटी। These approaches affected the ways a mental patients will be treated. अब फर्स्ट वन जो एबनॉर्मेलिटी पे प्रोस्पेक्टिव है वो मेडिकल प्रोस्पेक्टिव है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स and it can be biological processes and systems, genetic factors and the nervous system and the neurotransmitters, hormonal changes and external variables affecting the biology of a person. कि मेडिकल प्रोस्पेक्टिव में बेसिकली इंसान की फिजियोलॉजी, इंसान की बायोलॉजी जो है वो इसको इफेक्ट कर रही होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की डिस्टर्बेंस जो है वो इफेक्ट कर रही होती है, हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो साइकोडायनामिक प्रोस्पेक्टिव है। साइकोडायनामिक प्रोस्पेक्टिव बेसिकली फ्राइड का जो है वो प्रोस्पेक्टिव है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आर द रूटेड कॉज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अनकॉन्शियस डिटर्मिनिज्म आर सिग्निफिकेंट कि चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह होते हैं, और अनकॉन्शियस जो है वो बहुत अहम होता है मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स होने में और उसको ट्रीट करने में। उसके बाद बिहेवियरल प्रोस्पेक्टिव है कि अबनॉर्मल बिहेवियर इज़ लर्न। बेसिकली जो बिहेवियरिज्म वाले थे वो कहते थे कि अबनॉर्मल बिहेवियर बेसिकली इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट से लर्न करता है। अबनॉर्मेलिटी इज़ अ लर्नड रिस्पॉन्स, इट रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। उसके बाद फोर्थ पे कॉग्निटिव प्रोस्पेक्टिव है। द फैक्टर्स कॉजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स आर द पर्सन, कॉग्निटिव थॉट्स एंड बिलीव्स। अब फिफ्थ पे ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव है कि पीपल नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ देयर ओन एक्शंस प्ले एंड सेंट्रल रोल इन एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर के इंसान की जो है वो अपनी नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैसी हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो अपने एक्शंस की जो है वो कैसी हैं, आया वो अपने एक्शंस को ओन करता है या नहीं करता, और जो है वो उसका जो सेंट्रल रोल है अपनी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग में वो जो है अहम किरदार अदा करता है एबनॉर्मेलिटी में। उसके बाद सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव है। सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव में है कि बेसिकली हम जिस इन्वायरमेंट में, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में रह रहे होते हैं उस कल्चर्स के नॉर्म्स जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं हमारा बिहेवियर। उस कल्चर के जो नॉर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं ऑन सेट में एंड द लेटर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब क्रिपलिन ने जो है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो प्रोवाइड किया था। उसके बाद जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें जो है वो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें एक DSM 4TR यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेज। DSM 4TR Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is a classification system compliant by the American Psychiatric Association. This is the most widely used classification system all over the world. ICD जो है वो international classification for decades mental health professionals in Western European and the major part of the world use this classification system. The World Health Organization developed ICD. For a number of years, ICD-9 remained the popular diagnostic system. Research in the last
more than a decade reflect that the revised and improved version of DSM and over ICD is many respective. एंड DSM 5 TR के भी जो हैं वो डिफरेंट वर्जन जो हैं वो अवेलेबल हैं. DSM 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और अब जो है वो 5th इसका एडिशन जो है वो भी आ चुका है. DSM 5 TR contains definitions of more than 200 mental disorders. These disorders are organized into 17 major categories. अब DSM 5 TR में जो है वो 17 major categories जो हैं वो disorders की बताई गई हैं और इनको जो है वो एक्सिस में डिवाइड किया गया है. एक्सिस 1 जो है वो क्लिनिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है. एक्सिस 2 जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम दैट आर फ्रिक्वेंटली ओवर looked in the persons of disorders listed in the axis mental retardation and personality disorders, and axis 3 में general medical conditions that may be relevant to the physiological disorders. Axis 5 में psychological and environmental problem in the person is facing, and axis 5 में global assessment of functioning जो है वो ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग जो है वो आ रही है. उसके बाद मेजर कैटेगरीज ऑफ डिसऑर्डर्स इन DSM 5 TR. इसमें फर्स्ट वन जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर, थर्ड डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, फोर्थ मूड डिसऑर्डर, फिफ्थ शिज़ोफ्रेनिया, सिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेवन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, एट सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, नाइन डिमेंशिया, एमनेसिया एंड अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स. And now this is the end of our lecture. Stay blessed and happy learning. Welcome to everyone. This is Learners Academy by Bihab Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist and digital marketing specialist. हम जो है वो साइकोथेरेपी को डिस्कस कर रहे थे. उसमें जो है वो DSM 5 TR को डिस्कस किया. अब DSM 5 TR में जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की टाइप्स हैं और जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है उसको डिस्कस कर रहे हैं. अब फर्स्ट डिसऑर्डर जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर है. अब एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर्स आर द क्लासेस ऑफ डिसऑर्डर्स मार्क्ड बाय फीलिंग ऑफ एक्सेसिव एंड एप्रीहेंशन. अब एंजाइटी क्या होती है कि जिसमें जो है वो एक्सेसिवनेस होती है और एप्रीहेंशन वाली फीलिंग्स जो है वो आ जाती हैं. इंसान जो है वो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज एंजाइटी फील करता है. उसको जो है वो एक ख़ास किस्म का डर होता है, एक ख़ास किस्म का खौफ जो है वो उसके अंदर होता है. Now stress is a part of daily routine in a person's life, but the reaction to stress vary from individual to individual. अब स्ट्रेस जो है वो क्या है कि ये जो है वो एक डेली लाइफ का जो है वो पार्ट है. हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस को जो है वो फेस करता है और स्ट्रेस जो है वो वेरी करती है. स्ट्रेस से डील करने का जो तरीका है वो वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. एंजाइटी इज़ वन ऑफ द वेरियस रिएक्शंस टू स्ट्रेस where or not one will develop anxiety, and to what extent will depend on the nature of stress faced, family history and fatigue and overworked and a person coping strategies. Now we are going to discuss about the major symptoms of stress include sleepiness, headache, twitching and trembling, dry mouth, memory problems, nightmares, irritability, fatigue, sweating, muscle tension and insomnia. कॉमन काजेज़ ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जो है वो इमेजिन थ्रेट, ग्रीव, फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस, यूज़ ऑफ ड्रग्स, विदड्रॉल फ्रॉम ड्रग्स. सब कैटेगरीज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स विदड्रॉल फ्रॉम जो है वो ड्रग्स जो है वो आ जाता है. कि बेसिकली जो एंजाइटी है इसमें जो है वो इंसान को स्लीपीनेस का प्रॉब्लम हो जाता है, हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है, माउथ जो है वो ड्राई रहने लगता है, मेमोरी प्रॉब्लम्स जो है वो इंसान फेस करता है, नाइटमेयर्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं. इंसान जो है वो बिल्कुल डिस्कम्फर्ट की कंडीशन में होता है. अब एंजाइटी डिसऑर्डर्स की भी आगे जो है वो सब कैटेगरीज़ हैं. इसमें फर्स्ट वन जो है वो GAD है जिसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, PD पैनिक डिसऑर्डर, PD फोबिक डिसऑर्डर, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. नाउ ट्रीटमेंट जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को जो है वो डिफरेंट वेज में जो है वो उसको ट्रीट किया जाता है.
फाइंडिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ एंजाइटी के सबसे पहले जो है वो हमें एंजाइटी का एक्चुअल कॉज जो है वो पता होना चाहिए कि इंसान को जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो एंजाइटी क्यों हो रही है, उसका रीज़न जो है वो क्या है। अवॉइडिंग बिकम डिपेंडेंट ऑन द मूड अल्टरिंग ड्रग्स। अब हो सकता है कि वो इंसान जो है वो कोई स्पेसिफिक ड्रग जो है वो यूज़ कर रहा हो जिसकी वजह से उसे जो है वो एंजाइटी हो रही हो, तो एंजाइटी का जो कॉज है उसको फाइंड करना, उसको जो है वो स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है अवॉइड स्टिमुलस सच एज अ कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल एंड ETC। Biofeedback and relaxation therapy and most widely used CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा मेडिकेशन भी जो है वो यूज़ की जाती है, डिफरेंट किस्म की जो है वो मेडिसिन का यूज़ भी किया जाता है। उसके बाद साइकोथेरेपी भी यूज़ की जाती है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट CBT आ जाती है, बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, इंटरपर्सनल थेरेपी आ जाती है। उसके बाद GAD आ जाता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर मार्क्ड बाय लॉन्ग टर्म persistent anxiety and worry. It refers to the long-term anxiety in which there is continual and exaggerated state within the person due to which he or she is continuously tense, apprehensive and the automatic nervous system arousals. अब GAD में क्या होता है कि इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए जो है वो एंजाइटी फील करता है और इसकी जो है वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होती, ऑल ओवर टाइम जो है वो एंजाइटी फील करता है और इसमें जो है वो कंटिन्यूसली इंसान जो है वो टेंस होता है। अब इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक फॉर्म ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें कॉजेज इंक्लूड्स हेरिडिटी कॉजेज और दिस डिसऑर्डर्स बिगैन एट वेरी अर्ली एज एंड रिवलिंग फ्रॉम द symptoms is gradual not burns. Treatment involve medication and the use of psychotherapy के फर्स्ट वन पे जो है वो GAD को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन यूज़ की जाती है, उसके बाद जो है वो साइकोथेरेपी का यूज़ किया जाता है, देन फिर एक्सपोजर थेरेपी यूज़ की जाती है एंड लास्ट पे जो है वो बिहेवियरल थेरेपी एंड CBT जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यूज़ की जाती है। सिम्टम्स इन्वॉल्व पीपल विद डिसऑर्डर्स आर अनएबल टू रिलैक्स, कि GAD का जो बंदा है, GAD का जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होगा, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद को रिलैक्स कर सके। इंसोमिया होता है, ट्रिम्बलिंग होती है, मसल्स टेंशन्स होती है, हेडेक होता है, स्वीटिंग होती है, ट्रिम्बलिंग होती है, फेस टाइडनेस होती है, डिप्रेशन एंड डिप्रेशन के साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर भी जो है वो GAD वाले पेशेंट को GAD वाले पेशेंट में जो है वो सिम्टम्स में आ सकता है। Now disorders in which anxiety is manifest in the form of panic attack lasting from the few seconds to many haunts. अब जो है वो पैनिक डिसऑर्डर की बात की जा रही है कि पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि बेसिकली पैनिक अटैक्स जो है वो आते हैं और ये अटैक्स जो हैं वो फ्यू सेकंड से लेके बहुत लंबे टाइम के लिए घंटों तक जो है वो हो सकते हैं। Panic attacks are unpredictable, resulting from various anxiety and may be accompany psychological manifest. अब जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इंसान को जो है वो किसी भी इसके पेशेंट को जो पैनिक डिसऑर्डर का पेशेंट होता है उसको पैनिक अटैक्स जो हैं वो किसी भी सिचुएशन में आ सकते हैं, किसी भी टाइम पे जो है वो आ सकते हैं, इनको जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। Now symptoms of panic disorder, the first one is dizziness, sweating, trembling, neurosah, shocking, fear of dying, fear of being out of control, skin blushing, chest pain and discomfort, sleep disturbance, agitation, visual paralysis and causes involved. Now we are going to discuss about the causes of panic disorders. Now we are going to talking about the causes of panic attacks, कि panic attacks जो हैं वो क्यों आते हैं, इसके जो है वो क्या रीजंस हो सकते हैं। अब फर्स्ट वन पे है यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड स्टिमुलेंट्स के, हो सकता है कि पेशेंट जो है या फिर क्लाइंट जो है वो किसी स्पेसिफिक ड्रग का जो है वो यूज़ कर रहा हो। उसके बाद सेकंड पे है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ सम इंसिडेंट और रिस्क फैक्टर्स। The causes of panic attack is still not known, may result due to temporal dysfunctions of the brain or may have and learn
थ्रू द पास्ट एक्सपीरियंस मोस्ट फ्रीक्वेंट इन वुमेन्स दैन मैंस। कि अब पैनिक अटैक जो है वो बेसिकली इसके जो रीजंस होते हैं वो अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं हो सके, इस पे काम जो है वो जारी है। बट जो पैनिक अटैक्स होते हैं वो फीमेल्स में जो है वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। And in prognosis, the disorders is difficult to treat and long-lasting as well as, but behavioral therapies are used to drugs can minimize the symptoms. And now we are going to discuss about the phobia. Phobia are the particular, persistent, irrational, and intense paralyzing fear of some objects and situations that they are unable to explain and overcome and maybe occur without any actual situation. अब फोबिया जो है वो क्या होता है? फोबिया बेसिकली एक बेजा खौफ होता है जिसका जो है वो कोई रीज़न नहीं होता, कोई इरेशनल रीजनिंग जो है वो उसकी नहीं होती। इंसान को जो है वो एक बेजा खौफ होता है किसी भी चीज़ से, जो है वो इस हद तक डर रहा होता है कि उसकी जो है वो सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, उसकी जो है वो डेली लाइफ फंक्शनिंग को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अब इसमें सिम्टम्स में जो है वो इसमें आ जाता है कि रैपिड हार्ट रेट, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन एंड डिजीनेस। एंड कॉजेज ऑफ फोबिया में इंक्लूड अ रिजल्ट ऑफ सम ट्रॉमेटिक इवेंट्स और अ डिस्ट्रेस, heredity components prevalent equal in man and woman, anxiety and panic attacks. बेसिकली फोबिया जो है वो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। हो सकता है कि इंसान के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो या कोई ना कोई ऐसा हादसा जो है वो उसके साथ हुआ हो जिसकी वजह से उसे जो है वो फोबिया हो गया, वो उस जगह से जो है वो बेजा डरने लग गया हो। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो कोई सफ़र कर रहा होता है, रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट जो है वो देखता है, तो अब क्या होता है कि सेकंड टाइम जो है वो उसी रोड पर जाते हुए जो है वो डर महसूस करता है कि मेरे साथ फिर से वही होगा, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन जो फोबिया के पेशेंट्स होते हैं उनके जो है वो डर की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा डर की शिद्दत को जो है वो फेस करते हैं, वो उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना पसंद करते। उसके बाद सम कॉमन फोबियाज जिसमें सबसे पहला जो है वो सोशल फोबिया है। सोशल फोबिया में क्या होता है कि इंसान जो है वो सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है, सोशलाइज होने से अवॉइड करता है, दूसरे लोगों से अवॉइड करता है। उसे डर होता है कि लोग जो है वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग जो है वो मेरे बारे में कमेंट करेंगे, लोग जो है वो मुझे नोटिस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे सोशल फोबिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो सोशल सिचुएशन से बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, वो लोगों के सामने जाने से जो है वो कतराते हैं। उसके बाद जो है वो अगोराफोबिया होता है। अगोराफोबिया क्या होता है? अगोराफोबिया बेसिकली द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, के इंसान जो है वो ओपन प्लेसेस में जाने से घबराता है, लाइक शॉपिंग मॉल्स, रोड्स, पार्क्स वगैरह में जाने से जो है वो घबराता है कि अगर वो ऐसी जगह पे गया, किसी ओपन प्लेस पे गया तो क्या होगा कि लोग जो है वो किसी न किसी जो है वो मुसीबत में फंस जाएगा और लोग जो है वो उसकी मदद जो है वो नहीं करेंगे। उसके बाद हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया बेसिकली पानी का खौफ होता है कि इंसान जो है वो पानी से बहुत ज़्यादा खौफ खाता है, पानी को देखते ही जो है वो उसे एंजाइटी होने लग जाती है और ये खौफ जो है वो इस खौफ की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ बिहेवियरल थेरेपीज, स्पेशली बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी। अब फोबिया को ट्रीट करने के लिए जो मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है उसमें बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है। बिहेवियरल थेरेपी में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी जो है वो यूज़ की जाती है कि इंसान के बिहेवियर को, पेशेंट के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए जो है वो बिहेवियरल टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ यूज्ड, कि सिस्टमैटिक एसडी का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है इंसान को रिलैक्स करने के लिए। उसे रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दी जाती है, उसको जो है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग दे के उसकी उस सिचुएशन को, उसके डर की शिद्दत को जो है वो कम किया जाता है और इस तरह से जो है वो उसे फेस करना जो है वो सिखाया जाता है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो फेयर जो है वो एक्चुअल फेयर नहीं है, उस फेयर की जो है वो शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो चीज़ जो है वो आपको इतनी ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकती जितना जो है वो आप सोच रहे हो। बायोफीडबैक इज़ आल्सो हेल्पफुल। उसके बाद बायोफीडबैक भी जो है वो फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होता है। उसके बाद ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ओसीडी बेसिकली जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है। ऑब्सेशन, अब ऑब्सेशन में क्या होता है कि अनवांटेड, रिकरेंटेड एंड परसिस्टेंट थॉट्स जो है वो इंसान के माइंड में आ रही होती हैं, कि एक ऑब्सेशन जो है वो इंसान के माइंड में आ रहा होता है किसी भी चीज़ के बारे में
और ये जो है वो बार बार आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्सेशन का पेशेंट जो है वो अगर सोचता है कि मैंने जो है वो दरवाज़ा बंद किया है या नहीं किया, तो वो जो है वो बार बार जाके दरवाजे को चेक करेगा, ताले को चेक करेगा कि ताला जो है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। इसी तरह से जो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमारे हाथ पे जो है वो जर्म्स हैं, तो ये थॉट जो है वो उनको बार बार आती रहती है कि ये मेरे हाथ जो है वो गंदे हैं, मेरे हाथ पे जर्म्स हैं, या फिर इस तरह से जो है वो अनवांटेड थॉट्स जो हैं वो बार बार उनके माइंड में आती हैं, और ये परसिस्टेंट जो है वो थॉट्स होती हैं, ये कॉन्टीन्यूसली अकरिंग जो है वो हो रही होती हैं। उसके बाद कंपल्जन। कंपल्जन बेसिकली रद्द अमल को कहते हैं, बिहेवियर को कहते हैं, एक्ट को कहते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल थॉट्स उसके माइंड में आ रही होती हैं उसको कम करने के लिए वो एक्ट जो है वो परफॉर्म करता है। लाइक अगर उसके माइंड में ये आ रहा है कि मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया, तो वो जाएगा और उस ताले को बार बार चेक करेगा। अगर वो ये सोच रहा है, ये ऑब्सेशन उसके माइंड में आ रहा है कि मेरे हाथ पे जर्म्स हैं, तो वो बार बार जो है वो अपने हैंड्स को जो है वो वॉश करेगा। तो बेसिकली हैंड्स पे जर्म्स का ख्याल माइंड में आना ऑब्सेशन, एंड हैंड्स को जो है वो बार बार वॉश करना जो है वो कंपल्जन है। नाउ सिम्टम्स इंक्लूड डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी। अब ओसीडी में क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का शिकार होता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। Causes include risky factors, stereotype behavior, brain abnormalities, unpleasant thought, and some accidents. Prognosis में क्या है कि it is a chronic illness in which total removal of symptoms is not possible, but improvement such as medication and therapy is possible. प्रोगनोसिस में क्या है कि जो OCD है इसको कम्प्लीटली जो है वो ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसकी सिम्टम्स को जो है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया जा सकता, बट इम्प्रूवमेंट की जो है वो चांसेस होते हैं। इम्प्रूवमेंट जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू एंड थेरेपी के थ्रू जो है वो की जाती है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स। स्टे हैप्पी। Welcome to everyone. This is Learners Academy by Biha Baloch. I am Shaista Bukhari, psychologist, educationist, and digital marketing specialist. Today we are going to discuss about the somatoform disorders, are disorders in which psychological problems take the physical somatic from without any apparent physical cause, or a state where there is physical symptoms present but no explained medical causes. समैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फिज़िकल प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाती हैं, और विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन, विदाउट एनी फिज़िकल कॉजेज़ जो हैं वो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सबसे जनरल जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि बच्चे जो है वो होते हैं स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं, टीचर के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा जो है वो खौफज़दा होते हैं। तो क्या होता है कि स्कूल जाने के टाइम पे उनके पेट में जो है वो दर्द स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही स्कूल का टाइम गुजरता है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनका बुखार भी ठीक हो जाता है, पेट का दर्द भी ठीक हो जाता है। तो क्या होता है कि इसी तरह से समैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में होता है कि इंसान की जो वो साइकोलॉजिकल पेन है, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो फिज़िकल में चेंज हो जाती है। और फिज़िकल में चेंज ऐसी होती है कि उसका कोई भी मेडिकल जो है वो रीज़न नहीं होता, कोई साइकोलॉजिकल रीज़न नहीं होता। सिम्टम्स इंक्लूड ब्लड विजन, डिजीनेस, वॉमिटिंग, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसकी सिम्टम्स में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान को ऐसा लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी जो है वो देख नहीं पा रहा या मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन होता क्या है कि वो बिल्कुल ठीक होता है, उसकी विजन जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, उसकी बोलने की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, कोई भी मेडिकल जो है वो डिसेबिलिटी नहीं होती, कोई भी मेडिकल कॉजेज़ जो है वो नहीं होता, और वो कह रहे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा, हम जो है वो बोल नहीं पा रहे, हम वॉक नहीं कर पा रहे, हम टॉक जो है वो नहीं कर पा रहे। इन समैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स there are two types of somatoform disorders, hypochondrosis and conversion disorder. Now the first one is hypochondrosis disorder, the type of somatoform disorder in which the person experiences a persistent fear of illness and it is preoccupied by health concern. Even major pain and aches may be interpreted as a symptoms of some serious diseases.
अब हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि इसमें पर्सन को जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर होता है, परसिस्टेंट फेयर होता है, और परसिस्टेंट फेयर होता है इलनेस का कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे जो है वो कैंसर है या मुझे कोई और डिसीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जस्ट ये एक फेयर होता है, उसकी कोई भी जो है वो मेडिकल रीज़न नहीं होती, उसकी कोई फिज़िकल रीज़न जो है वो नहीं होती। सिम्टम्स इन्वॉल्व इन दिस डिसऑर्डर्स, डॉक्टर shopping is very frequent, sympathy may exaggerated these complaints, patient undergone surgery and regularly take medications, patient focuses closely on abnormal psychological states such as a rapid heartbeat, sweating, and some severe diseases. Minor health problems may become severe as a result of persistent stress and discomfort. अब इसमें क्या होता है कि अगर इंसान जो है वो बार बार इसी कंडीशन में जो है वो रहता है, persistently जो है वो स्ट्रेस फील करता है, डिस्कम्फर्ट की कंडीशन में रहता है, तो ये हेल्थ के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होती हैं। उसके बाद कन्वर्जन डिसऑर्डर, डिसऑर्डर इन विच द पर्सन अंडरगॉन एन एक्चुअल genius and specific physical problems and disturbance. These problems may be purely psychological reason and there is no biological causes involved. The problem manifests itself suddenly without any prior indications. Unexplainable neurological symptoms appear at once when no testable causes is present. अब कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली हिस्टेरिया की ही एक फॉर्म है और ये ज़्यादातर औरतों में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे जो है वो फिज़िकल प्रॉब्लम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस है, लेकिन होता क्या है कि उसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल ठीक फंक्शन कर रही होती है, उसका कोई भी जो है वो मेडिकल रीज़न नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है कि मुझे ये डिसीज़ या फिर ये डिसऑर्डर्स जो है वो है। Symptoms include parental blindness, loss of vulnerability, control over motor and secondary functions, inability to hear and talk, sudden display of emotions, and at the times there is no emotions. Symptoms may be exaggerated by stress. अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कह रहा होता है कि मैं जो है वो सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं जो है वो चल नहीं सकता, इमोशंस जो हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। इमोशंस के अलावा स्ट्रेस को जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड जो है वो इसमें किया जाता है। कॉजेज़ इंक्लूड heredity components and observational learning, a state of severe stress. People who have other organic problems may be develop conversion disorders. The prior knowledge of the disease and the symptoms is there. Now we are going to talking about dissociative disorder, a disorder in which critical personality factors that is abnormally interpreted and working together become separated. This allows stress avoidance and anxiety reduced by the way of a space. At the time two or more personalities are exist within the same person. अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि कोई भी इंसान जो है वो अपनी स्ट्रेस फुल सिचुएशन से जो है वो रिलीफ लेने के लिए, अपनी एंजाइटी को कोप करने के लिए क्या करता है कि उस चीज़ से डिसोसिएट कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। और सम टाइम जो है वो एट अ टाइम जो है वो मोर देन 2 पर्सनालिटीज़ भी जो हैं वो पेशेंट्स के अंदर जो हैं वो मौजूद होती हैं। Symptoms include auditory and visual illusions, feeling of confusion and disorientations, severe anxiety attacks, suicidal attempts, affecting self-injuries. Causes involve high state of stress. अब इसकी सिम्टम्स में क्या होता है कि ऑडिटरी एंड विजुअल इल्यूजन्स होती हैं, फीलिंग ऑफ कन्फ्यूजन होती है और बहुत ही सीवियर जो है वो अटैक्स जो हैं वो पेशेंट को आते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा पेशेंट में जो है वो देखने में आती हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के। ट्रीटमेंट इंक्लूड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है वो सबसे पहले जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, जिसमें डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, लाइक बिहेवियरल थेरेपी, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड REBT। टाइप्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में डिसोसिएटिव एमनेजिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी / मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Dissociative amnesia, a state when a selective loss of memory occur.
कि इसमें जो है वो सिलेक्टिव लॉस ऑफ मेमोरी जो है वो अकर होता है। द पर्सन इज़ अनएबल टू रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफन अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस। Significant memory loss occur about person information there is not due to an organic causes। अब डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक सेलेक्टिव पार्ट जो है वो मेमोरी का वो लॉस हो जाता है। हो सकता है कि वो उस स्ट्रेसफुल इवेंट से या फिर उस स्ट्रेसफुल एक्सीडेंट से जो है वो रिलेटेड हो, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो गया हो। तो मेमोरी का लॉस हो जाना और सिलेक्टिव लॉस होना जो है वो डिसोसिएटिव एमनेजिया में आता है। अब डिसोसिएटिव एमनेजिया पे एक मूवी भी बनी हुई है जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। उस मूवी में जो है वो बेसिकली डिसोसिएटिव एमनेजिया को जो है वो बताया गया है कि डिसोसिएटिव एमनेजिया जो है वो किस तरह से अकर होता है, उसके पेशेंट्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, कौन कौन सी सिम्टम्स में जो हैं वो उसमें आती हैं। बेसिकली आमिर खान की जो गजनी मूवी है, ठीक है, वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर पे है। उसमें जो है वो डिसोसिएटिव एमनेजिया को जो है वो फोकस किया गया है। अगर वो देख ली जाए तो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है वो कैसे अकर होता है, पेशेंट्स में जो है वो क्या क्या सिम्टम्स जो है वो आती हैं, और पेशेंट्स को जो है वो डील कैसे किया जाता है, और उसकी सिम्टम्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आइडेंटिटी एंड स्प्लिट माइंड, ये भी मूवीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से जो है वो रिलेटेड हैं। उसके बाद डिसोसिएटिव फ्यूग है। फ्यूग मीन फ्लाइट। फ्यूग इज़ अ फॉर्म ऑफ एमनेजिया। The sufferer takes sudden impulsive trips at times, assuming a new identity. Dissociative fugue include forgetting as well as flowing from one's home for a days and a weeks, also being unable to remember our anxiety. अब डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता है कि बेसिकली इंसान जो है वो उस सिचुएशन से जो है वो फ्लाई कर जाता है, उस सिचुएशन से जो है वो दूर हो जाता है। इसके जो पेशेंट्स हैं वो अपने घर से जो है वो दूर चले जाते हैं, और समटाइम्स जो है वो बहुत सारे दिनों, बहुत सारे महीनों और बहुत सारे सालों तक जो है वो अपने घर से दूर रहते हैं। जब घर से दूर जाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ, फैमिली मेम्बर्स के बारे में सारे डिटेल्स जो हैं वो भूल जाते हैं और कहीं और जाके एक और नई आइडेंटिटी जो है वो बना लेते हैं। And then unconscious wanderings in which the person has limited social contact। बेसिकली जब इंसान जो है वो फ्लाई करता है, एक अमनेजिया की फॉर्म जो है वो अकर होती है, तो उसका जो सोशल कांटेक्ट है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। इंसान जो है वो कॉन्शियसली जो है वो लिमिटेड सोशल कांटेक्ट में इन्वॉल्व होता है। इन सम इंटेंस पर्सन में टेक ओवर एंजाइटी पर्सनालिटी देन इज ओवर सोशलेबल एंड द प्रीवियस वंस। एंड नाउ the last one, dissociative identity disorder and multiple personality disorder। The rare disorder in which the person may take over two or more personalities that may are entirely different from each other। The first one is usually retained, restricted and the dull, but the other ones is entirely different from the previous ones, and the mechanisms, vocal movement are entirely different from one and other। अब बेसिकली मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इंसान जो है वो अपनी आइडेंटिटी से डिसोसिएट कर जाता है और डिफरेंट जो है वो पर्सनालिटीज़ उसके अंदर आ जाती हैं। एट अ टाइम एक इंसान के अंदर 20 पर्सनालिटीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 20 से कम भी जो है वो हो सकती हैं, कि एक इंसान जो है वो एक ही टाइम पे 10 जो है वो डिफरेंट लोगों की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो शो कर रहा होता है। अब इसमें जो है वो इंडिया की बहुत अच्छी मूवी है भूल भुलैया, वो भी जो है वो देखी जा सकती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें भी जो है वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो होता है। उसमें जो है वो एट अ टाइम जो है वो पेशेंट में जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं। वो अपने आप को जो है वो एक रानी जो है वो समझने लगती है, या फिर जो है वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी उसके अंदर आ जाती है। और ओवरऑल इसके जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है वो एट अ टाइम अपनी पर्सनालिटी के अलावा और भी डिफरेंट लोगों
लोगों की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, वो खुद को समझ रहे होते हैं, उनके किरदार में जो उनके किरदार में खुद को ढाल रहे होते हैं। बिल्कुल लैंग्वेज बाज़ दफ़ा पेशेंट्स ये होते हैं कि वो लैंग्वेज भी उसी पर्सनालिटी की बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो कोई पुराने ज़माने की जो है वो मलका बन गई है या फिर रानी बन गई है, तो वो फिर लैंग्वेज भी उसी तरह से यूज़ करेगी, उसका स्टाइल भी वैसे ही होगा, उसकी जो है वो बोलने का स्टाइल, बिहेव करने का स्टाइल भी जो है वो वैसे होगा। यानी कि एक कंप्लीट पर्सनालिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है पेशेंट्स के अंदर, और सम टाइम जो है ये 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, 20 से कम भी हो सकती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लेकिन ये बहुत रायर होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम देखने में आता है। उसके बाद जो है वो मूड डिसऑर्डर्स हैं कि साइकोलॉजिकल एंड इफेक्टिव डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय द इमोशनल एक्सट्रीम दैट आर इनफ टू प्रोड्यूस ट्रबल्स इन डेली लिविंग। The emotions response is disturbed and also strong, that is disturbed everyday living. Mood disorders may include major depression, mania and bipolar disorder. Now we are going to talking about the major depression, previously known as mania. Major depression is a severe form of disorder, common form of disorder. The disorder characterized by the lack of concentration, decision making, social ability, withdrawal from others, and the feeling of worthlessness and inadequacy. Depression is labeled as a depressive disorder that is persistent for a long time and hamper daily life. अब मेजर डिप्रेशन में क्या होता है कि मेजर डिप्रेशन में एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार होता है, वो डिप्रेशन में रहता है, और सम टाइम ये डिप्रेशन जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए होता है और परसिस्टेंट होता है, इसीलिए इसको मेजर डिप्रेशन जो है वो कहा जाता है। सिम्टम्स इंक्लूड द फर्स्ट वन इज़ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, इनएबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, persistent sadness, anxious and empty mood, fatigue, appetite changes, feeling of agitations, sleeping disturbance, hopelessness, loss of interest in activities that are pleasurable, suicidal thoughts। कि जो मेजर डिप्रेशन है इसमें जो है वो सुसाइडल थॉट्स में है वो बहुत ज़्यादा आती हैं। सुसाइडल थॉट्स जो हैं वो इसकी मेजर सिम्टम्स में आता है। हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स जो हैं वो होती हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। जो मेजर डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनको नींद नहीं आती, वो बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, लाइफ को जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते। एक परसिस्टेंट सैडनेस का जो मूड है उनके अंदर जो है वो मौजूद होता है। उसके बाद कॉजेज़ हैं, द फर्स्ट वन इज़ हेरिडिटी कॉजेज़, स्ट्रेस, chemical imbalance in the brain that suffered, however the belief that there is a medical illness rather than a psychological one. Most common occur in peoples with low self-esteem. Women are twins as likely to develop major depression as compared to men's. लर्निंग एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन के डिप्रेशन जो है वो एक लर्निंग रिस्पॉन्स है, इंसान जो है वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। सीरियस लॉस इन बिजनेस और सम अदर डिस्ट्रेस कि सम टाइम जो है इंसान की सोशल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब वो लॉस बिजनेस में भी हो सकता है कि इंसान जो है वो मुसलसल डिप्रेशन का शिकार है, वो सही तरह से कॉन्सनट्रेट जो है वो नहीं कर पा रहा अपने काम पे, अपने काम को जो है वो तवज्जो नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से उसे जो है वो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसके बाद रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आती हैं कि इंसान जो है वो किसी भी रिलेशनशिप को सही तरह से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। ट्रीटमेंट इंक्लूड्स यूज़ ऑफ मेडिकेशंस के मेजर डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जो ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है वो मेडिकेशन है कि मेडिकेशन के थ्रू जो है वो पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। उसके बाद साइकोथेरेपी में जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ आ जाती हैं लाइक CBT, RABT, बिहेवियरल थेरेपी। And now the second kind of mood disorder, that is mania. Mania is a opposite state of depression. अब मीनिया जो है ये डिप्रेशन का बिल्कुल अपोजिट है। डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस का शिकार होता है, और मीनिया में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, ओवरली जो है वो उसमें जो है वो हैप्पीनेस जो है वो पाई जाती है, एक हाई लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है।
अब इसकी मीनिया की जो है वो आगे कैटेगरीज हैं, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिप्रेशन एंड मीनिया। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें दो पोल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो कॉम्बिनेशन होते हैं डिप्रेशन एंड मीनिया का। The sufferer alternates between period of extreme mania and mania is the bond of depression. Side effects of mood disorder: the highest of allegation may lead to the high creativity output, although it is does and ensure high quality of the creative output. The mania is often restlessness and end up with the self injury. अब मीनिया में क्या होता है कि इसमें इंसान जो है वो एक हाई लेवल जो है वो एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, एक हाई लेवल जो है वो मूड का आ जाता है, बहुत ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक जो है वो फील कर रहा होता है, और एक जो है वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ जो है वो उसके माइंड में आ रही होती है, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ जो है वो उसके माइंड में आ रहे होते हैं। अब एक मीनिया का जो है वो बहुत ही फेमस केस जो है वो मशहूर हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा बुक्स भी जो हैं वो लिखी गई। वो ये था कि एक मीनिया का पेशेंट था, उसने जो है वो तकरीबन 20 के करीब जो है वो बुक्स जो हैं वो लिखी थी जब वो मीनिया की फ़ेज़ में होता था, जब वो मीनिया जो है वो फील कर रहा होता था। अब जब वो मीनिया की फ़ेज़ में होता था तो बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो उसके माइंड में आ रहे होते थे, और उसने जो है वो इन आइडियाज़ को लिखना स्टार्ट कर दिया। तो तकरीबन उसकी जो है वो 20 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हो गई। कि मीनिया को जो है अगर ट्रांसफॉर्म किया जाए प्रोडक्टिविटी में या फिर किसी यूज़फुल एक्टिविटी में, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होता है अगर इसकी एनर्जी को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाए। अब इसके कॉजेज़ में साइकोडायनामिक एक्सप्लेनेशंस। साइकोडायनामिक बेसिकली फ्राइड का व्यू है कि फीलिंग ऑफ लॉस दैट कैन बी रियल और पोटेंशनल हो सकती है। इसका जो है वो मेन कॉज या तो अनकॉन्शियस होगा या फिर चाइल्डहुड का कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता है। उसके बाद हेरिडिटी डिसऑर्डर है कि देयर इज़ अ डिसऑर्डर अपीरेंट टू बी एंड रनिंग इन फैमिलीज़, कि फैमिलीज़ में जो है वो हो सकता है मीनिया हो और ये जो है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चला आ रहा हो। Alternation in the level of these chemicals that have role in play in mood disorders. उसके बाद बिहेवियरल एक्सप्लेनेशन है कि लैक ऑफ एंड रिडक्शन इन अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लीड टू द मूड डिसऑर्डर्स। कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन में है द सफर ऑफ डिप्रेशन बिलीव दैट देयर इज़ अ life losers and life failures that may lead to the cognitive explanation of mood disorders. Evolutionary psychology explanation consider that the impact of genetic factors. It is stated that the depression is an adaptive response to the unattainable goals. Now this is the end of our lecture.